हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार। तो चलिए, आप सभी लोग थक के चूर हो चुके होंगे, परेशान होंगे, थोड़ा सा हैरासमेंट लग रहा होगा, लेकिन चलो अब हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का चलिए हाँ फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले आप सभी लोग पहुंच जाइए। 2 बजे से पेपर है तो प्रयास करिए 1 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक पेपर सेंटर पे पहुंच जाइए। हाँ जी, चलिए तो शुरू करें। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का 1 शॉट रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें आपको 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब तो आप पूरा रिवीजन कर चुके हो, लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 को कंटिन्यू कर रहा हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपीएम, यानी ओपीएम पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, यानी डिटेल नोट लिखना है। ओपीएम पर काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं। ठीक है। क्या होता है ओपीएम सर? ओपीएम क्या होता है? इसी को हिंदी में अफीम कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम कहते हैं। देखो लिखा है ना, यस। तो इट इज़ द ड्राइड लेटेक्स, ये ड्राइड लेटेक्स होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, जो कि हमें पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है। ये देखो पॉपी प्लांट है जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम पेपेवर सोम्निफेरम कहते हैं, पेपेवर सोम्निफेरम कहते हैं। इसके जो ड्राइड लेटेक्स निकलते हैं ना, दूध निकलता है, उससे प्राप्त होता है। इट इज़ द ड्राइड लेटेक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, यानी यह सूखा लेटेक्स है जो कि पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है। पॉपी प्लांट को हिंदी में पोस्त का पौधा कहते हैं। अदर नेम्स में इसको पॉपी लेटेक्स, गम ओपियम या अफीम कहते हैं, यानी अन्य नाम में इसको पोस्टल लेटेक्स, गम अफीम यानी गम ओपियम या अफीम कहते हैं। करेक्ट, हाँ। अगर मैं बात करूं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय द इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल्स ऑफ द पेपेवर सोम्निफेरम। अगर बायोलॉजिकल सोर्स ओपीएम का लिखने आ गया तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है। कैसे याद रहेगा सर? तोड़ तोड़ के याद रखो। देखो, जो भी रॉ ओपीएम है ये कैसे प्राप्त होता है, यानी जो अफीम है वो कैसे प्राप्त होता है? तो आपके जो ये कैप्सूल्स होते हैं, यानी प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोम्निफेरम। देखो लिखा ना, प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। इसके जो गोल गोल वाला पार्ट है इसको कैप्सूल कहते हैं, ये कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल पक्का मतलब पूरा क्या कहते हैं, देखो क्या कह रहा है कि अनराइप बट फुल्ली ग्रोन, फुल्ली ग्रोन कैप्सूल, यानी कि भले कच्चा हो लेकिन पूरी तरीके से राइप्ड मतलब होता है पका हुआ, अनराइप्ड मतलब है कच्चा, यानी कच्चा कैप्सूल हो लेकिन फुल्ली ग्रोन कैप्सूल हो। उसमें जब हम एक इंसीजन लगाते हैं यानी कट लगाते हैं तो उससे जो मिल्की एक्सुडेट निकलता है उसी को कलेक्ट किया जाता है, वही अफीम है। तो वही बोल रहा है, देखो रॉ ओपीएम, जो रॉ ओपीएम है, कच्चा अफीम है, वो ड्राइड मिल्की एक्सुडेट है। देखो दुधिया जो एक्सुडेट निकलता है ना, मिल्की एक्सुडेट है, ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग द अनराइप, अनराइप राइप्ड मतलब होता है पका हुआ, अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल्स, अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल ऑफ द पेपेवर सोम्निफेरम। यानी प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। पेपेवर सोम्निफेरम प्लांट के, है ना, जो कैप्सूल है उस कैप्सूल से हमें प्राप्त होता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो रॉ ओपीएम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेट ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल्स ऑफ द पेपेवर सोम्निफेरम, यानी कच्ची अफीम पेपेवर सोम्निफेरम के कच्चे लेकिन पूरी तरीके से विकसित कैप्सूल को चीर कर प्राप्त किया गया जो सूखा दुधिया स्राव है उसी से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है पेपेवेरेसी। समझ गए बात को? यानी आपने क्या बोलना है, जो ओपीएम है वो किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोम्निफेरम प्लांट से। अच्छा, पेपेवर सोम्निफेरम प्लांट का कौन सा क्या यूज किया जाता है? तो ड्राइड मिल्की एक्सुडेट यूज किया जाता है, यानी ड्राइड मिल्की एक्सुडेट यानी कि जो उसके अंदर से जो दुधिया स्राव निकलता है ना, उससे हमें प्राप्त होता है ड्राइड मिल्की एक्सुडेट। जो कि कैसे प्राप्त होता है ये ड्राइड मिल्की एक्सुडेट? तो जब हम लोग पेपेवर सोम्निफेरम के जो अनराइप्ड, अनराइप मतलब है कच्चा लेकिन फुल्ली ग्रोन कैप्सूल हो, है ना, फुल्ली ग्रोन कैप्सूल मतलब जो उसका जो प्लांट का जो ये वाला हिस्सा है इसको कैप्सूल कहते हैं। तो उसमें जब इंसीजन लगाते हैं, इंसाइजिंग मतलब है हल्का चीरा लगाते हैं, तो जो हमें मिल्की एक्सुडेट मिलता है उसी को हम लोग रॉ ओपीएम कहते हैं, यानी ओपीएम हमें प्राप्त होता है। करेक्ट। फैमिली क्या है सर? पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम तो उसके पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर
डिफरेंट एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम्स, यानी ओपियम से अलग अलग एल्कलॉइड डिराइव किए गए हैं। आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ग्रुप्स, जो कि 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एक है बेंजल आइसोक्यूनोलिन और फेनेंथ्रीन। क्या क्या? बेंजल आइसोक्यूनोलिन्स और फेनेंथ्रीन्स। बेंजल आइसोक्यूनोलिन में आपके आ जाते हैं नार्कोटीन, नार्सिन एंड पेपेवेरिन। क्या क्या? नार्कोटीन, नार्सिन और पेपेवेरिन। जबकि फेनेंथ्रीन्स में आपके आ जाते हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड थियोबिन। क्या क्या? मॉर्फिन, कोडीन एंड थियोबिन। ये कुछ अल्कोलॉइड्स हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस है। अगर बेंजल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम वाला है तो उसमें नार्कोटीन होते हैं, नार्सिन होते हैं, पेपेवेरिन होते हैं। फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस वाले हैं, उसमें मॉर्फिन, कोडीन एंड थियोबिन होते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ अलग अलग जो एल्कलॉइड्स, कोडीन, थियोबिन, पेपेवेरिन, नोज़ोकैपिन, मॉर्फिन, जो कि आपके अफीम से प्राप्त होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। जो पेपेवेरिन है, ये जो पेपेवेरिन है ये एक वीक बेस है। इट इज़ अ वीक बेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हल्का सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है, यानी यह कमजोर क्षार है। पानी में अघुलनशील है, कार्बनिक विलायक में थोड़ा घुलनशील है। ठीक है। अगर मैं मॉर्फिन की बात करूं तो मॉर्फिन इट इज़ ए अल्कलॉइड, ये एक अल्कलॉइड है, सॉल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड्स, जो कि अल्कली हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। एंड हेरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, हेरोइन एक डेरिवेटिव है किसका? मॉर्फिन का। तो मॉर्फिन एक अल्कलॉइड है, याद रखना। मॉर्फिन किससे बनता है? हेरोइन से। तो मॉर्फिन जो है ना, हेरोइन इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, हेरोइन जो है वो मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। ठीक है, याद रखना। और हेरोइन ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सब क्या है? नशीला, आपको पता ही है सब, अफीम वगैरह क्या है। हेरोइन इज द डेरिवेटिव मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन के डेरिवेटिव हैं कौन? हेरोइन, यानी मॉर्फिन से ही बनाया गया, मॉर्फिन से ज़्यादा पावरफुल होता है हेरोइन। अगर मैं कोडीन की बात करूं तो कोडीन इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी यह पानी और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। करेक्ट। हाँ। थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं, थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करता हूं तो इसमें आपके मॉर्फिन क्या होते हैं? मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक्स एंड इन केस ऑफ सीवियर पेन, यानी गंभीर दर्द के मामले में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली एनाल्जेसिक्स होते हैं, यानी पेन किलर्स होते हैं। कौन? मॉर्फिन। फिर है रेमेडी इन एपिलेप्सी, यानी एपिलेप्सी में भी इस्तेमाल होते हैं, मिर्गी के उपचार में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा, कोडीन है। क्या क्या अल्कलॉइड है भाई? सबके यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ये मॉर्फिन आपने पढ़ लिया, मॉर्फिन एनाल्जेसिक्स है, पावरफुल एनाल्जेसिक होता है, सीवियर पेन में इस्तेमाल होता है, एंड एपिलेप्सी, रेमेडी इन एपिलेप्सी, यानी मिर्गी के उपाय में अच्छा इस्तेमाल होता है। कोडीन की मैं बात करूं तो कोडीन जो होता है वो वीकर इन इंटेंसिटी देन मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीकर इंटेंसिटी का है, एंड प्रोड्यूसेस लेस टेंडेंसी टू एडिक्शन, यानी इसमें नशे की लत थोड़ी कम लगती है। ठीक है। हाँ। एंड डिप्रेस द कफ, याद रखना कोडीन कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कोडीन कोरेक्स डीएक्स पहले आता था सिरप, उसमें कोडीन वर्ड लगा होता, कोडीन मिला होता था, जिससे उसके लोग नशा के रूप में यूज़ करने लग जाते थे। तो यही कोडीन था, जो कि कफ को तो सप्रेस करता है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नशीला पदार्थ भी है। ठीक है। खांसी को कम करता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। अब है हेरोइन, अब है हेरोइन। नेक्स्ट है आपका हेरोइन। ये जो हेरोइन होता है ना, ये जो हेरोइन है ये एक, इट इज़ 5 टाइम्स, ये क्या बोल रहा है? ये 5 टाइम्स, इट इज़ 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, यानी ये मॉर्फिन से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कितना शक्तिशाली होता है? 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एंड इट इज़ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, यह चिकनी मांसपेशियों को आराम देने वाला होता है, यानी ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स होता है। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया ओपीएम के बारे में, ध्यान से सुनना। ओपीएम क्या है? ये पहली बात तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं 5 नंबर में, तो ओपीएम से अक्सर सवाल आते हैं, इसीलिए अलग से ओपीएम कराया जा रहा है आपको, अलग से ड्रग है। एंड ओपीएम से सवाल आते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? अब कुछ लोग पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो इससे सवाल तो बनते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर स्टार्टिंग के दूसरे लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, है ना। मैं चैट ओपन करता हूँ, आप लोग बताना कैसा ड्रग है, ये ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका मॉर्फिन होता है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या कहते हैं? वैसे ड्रग्स जो कि प्लांट के डायरेक्टली पार्ट, जैसे लीफ, रूट, फ्रूट, स्टेम, है ना, बार्क, रूट, राइजोम, ये सब चीज़ से प्राप्त होता है।
तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट जो है ओपियम है वो ड्राइड मिल्की एक्सुडेट से प्राप्त हो रहा है। मिल्की एक्सुडेट, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, लेटेक्स, ये सब चीज़ से प्राप्त हो तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। याद रखना जो ओपियम है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ओपियम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। वैसे एलोवेरा का भी बायोलॉजिकल सोर्स आपने पढ़ा था, ड्राइड जूस ऑफ द लीफ ऑफ, याद करो, एलोई बार्बिडेंसिस, एलोई पेरी, एलोई फेरॉक्स, तो वो एलोवेरा भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ना। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जैसे रोअल्फिया, रोअल्फिया प्लांट आपने पढ़ रखा है, रूट का यूज़ करते हैं, रूट ऑफ द रोअल्फिया। जैसे डिजिटेलिस, तो डिजिटेलिस का प्लांट का रूट यूज़ करते हैं। तो जैसे विंका, ये सब प्लांट है जो आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड भी आते हैं, कुछ लोग अनऑर्गेनाइज्ड भी आते हैं। जैसे एक और याद रख लेना है, हींग, हींग आप लोग पढ़ेंगे जिसको एसोफेटिडा कहते हैं, डेविल डंक के नाम से भी जाना जाता है हींग, है ना, जो कि आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि एक ओलियोगम रेजिन होता है। तो मैंने क्या बताया सर, ये एक ड्राइड लेटेक्स है जो कि हमें पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है। अदर नेम्स में इसी को पॉपी लेटेक्स, गम ओपियम या अफीम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूँ, रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेट ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल्स ऑफ द पेपेवर सोमनिफेरम, यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम के फुल्ली ग्रोन कैप्सूल से प्राप्त होता है। और अनराइप, उसमें इंसीजन लगाने से जो ड्राइड मिल्की एक्सुडेट निकलते हैं उसी से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली क्या है, पेपेवेरेसी है, पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड डिफरेंट अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम, अलग अलग अल्कलॉइड्स डिराइव किए जाते हैं ओपियम से, जो कि आपके बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम में आता है एंड फिर फेनेंथ्रीन रिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है। बेंजल आइसोक्विनोलिन में आपके नार्कोटीन होते हैं, नार्सिन होता है, पेपेवेरिन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, नार्कोटीन होता है, नार्सिन होता है एंड पेपेवेरिन होते हैं। एंड फेनेंथ्रीन में आपके मॉर्फिन होते हैं, कोडीन होते हैं, थिएबिन होते हैं। क्या क्या होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, थिएबिन, करेक्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं मॉर्फिन, कोडीन, थिएबिन की, ये सब जो है वो आपके फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस के अंतर्गत आते हैं। अब पेपेवेरिन, जो ये पेपेवेरिन है ये एक वीक बेस होता है जो इनसॉल्युबल है वाटर में, जल में ओघुलनशील होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हल्का सा सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर मैं मॉर्फिन की बात करूं तो ये अल्कलॉइड होता है जो कि और हेरोइन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, हेरोइन मॉर्फिन के डेरिवेटिव में ज़्यादा पावरफुल होता है। कोडीन की बात करूं तो ये पानी में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। एंड याद रख लेना ये आपका कोडीन जो है वो कफ को डिप्रेस करने का काम करता है, कफ को भी सही करता है। ठीक है, हेरोइन की बात करो तो 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन से लगभग 5 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है बनाना है, स्ट्रक्चर नहीं है, बस दिखाने के लिए मैंने बता दिया, आपको नहीं बनाना है, बस आपको दिखाना है ये सब केमिकल होते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, करके दिखाओ। ओपीएम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओपीएम से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ओपीएम इज़ द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, बताओ, निकोटीनिया, टेबैकम, या तो पेपेवर सोमनिफेरम, कैनाबिस सटाइवा या डिजिटेलिस परप्यूरिया। तो ओपीएम जो है वो ड्राइड लेटेक्स है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो आंसर हो जाएगा आपका, वेरी गुड, ओपीएम हमें पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होते हैं, पेपेवर सोमनिफेरम। द फैमिली ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम इज, पेपेवर सोमनिफेरम का फैमिली क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम का फैमिली सोलेनेसी, लिमिएसी, पेपेवेरेसी, रुबिएसी क्या होता है, तो पेपेवर सोमनिफेरम का जो फैमिली होता है वो पेपेवेरेसी होता है। पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, करेक्ट। तो पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ओपियम, यानी ओपियम के लिए और क्या नाम यूज किया गया है, बताओ। अनदर नेम फॉर ओपियम, अफीम, भांग, चरस, अश्वगंधा। तो अनदर नेम फॉर ओपियम, तो ओपियम के लिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भांग कहते हैं क्या, नहीं, इसी को चरस कहते हैं, अश्वगंधा कहते हैं, नहीं, अफीम कहते हैं इसको, अफीम कहते हैं। ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया है। मॉर्फिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड इन द ओपियम, मॉर्फिन किस ग्रुप में बिलोंग करता है, फ्लेवेनॉइड, बेंजल आइसोक्विनोलिन, ट्रोपेन या फेनेंथ्रीन। तो देखो हमने बताया था बेंजल आइसोक्विनोलिन में कौन कौन से आते हैं, तो बेंजल आइसोक्विनोलिन में आपके नार्कोटीन, नार्सिन और पेपेवेरिन आते हैं, यानी पेपेवेरिन, नार्सिन, नार्कोटीन। जबकि
फेनेंथ्रीन में आपके आते हैं मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन। तो आपका फेनेंथ्रीन के अंतर्गत क्या क्या आता है? मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन। तो ये आपका जो बात कर रहे हो, मॉर्फिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड इन द ओपियम? मॉर्फिन जो है ये आपके किस में बिलोंग कर रहा है? तो ये फेनेंथ्रीन में बिलोंग कर रहा है, फेनेंथ्रीन में। आंसर डी। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपने कवर कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने की, न्यूट्रास्यूटिकल्स। पढ़ने से पहले थोड़ा मैं पानी ले आता हूँ। करेक्ट। चलो भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तैयार हो आप सभी लोग? हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको इसमें भी पढ़े होंगे, सोशल फार्मेसी में भी पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मैच कर ही जाएगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी हेल्प मिलेगा। सोशल फार्मेसी में भी, हाँ जी, इम्पॉर्टेंट है। चलो शुरू करें। हाँ, बस टॉप 20 खत्म होने के बाद हम लोग अब देख लो 16-17 क्वेश्चन तक आगे गए हैं, तो और 2-3 क्लास लगेंगे। तो आपकी कोग्नोसी मेरे ख्याल से 17 या 18 पार्ट में कवर हो जाएगा। 14 चल रहा है अभी, 3-4 क्लास और लगेगा, उसके बाद फिर MCQ शुरू कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विथ देयर थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनके थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस क्या है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे पार्ट हैं। न्यूट्रास्यूटिकल पहला है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स है, तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, चौथा मतलब ये तीनों के थेरेपेटिक एक्शंस को भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ते हैं। हिंदी में देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड को परिभाषित कीजिए तथा उनके चिकित्सीय महत्व यानी जो थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करिए। अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करता हूं तो क्या होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स? सर बताओ क्या होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स? तो द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल, देखो न्यूट्रास्यूटिकल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रास्यूटिकल में 2 वर्ड है, एक है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषक तत्व, फार्मास्यूटिकल का मतलब है दवा। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसको खाने से आपके बॉडी में न्यूट्रिशन भी मिलता है और बीमारी का ट्रीटमेंट भी होता है। यानी कि वो एक ऐसा चीज़ होता है, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर स्टीफन डेफलिस। डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने सन 1989 में बताया न्यूट्रास्यूटिकल बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। यानी 2 वर्ड के कंबाइन से बनता है न्यूट्रास्यूटिकल। 2 शब्द को डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने सन 1989 में दिया, जिसमें न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों को मिलाकर गढ़ा था। यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, ठीक है, हाँ, जो कि 1989 में आपके न्यूट्रास्यूटिकल को डिफाइन किया गया। अगर मैं बात करूं क्या बोल रहा है, इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज फूड और पार्ट ऑफ द फूड दैट प्रोवाइड्स मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट। मैंने बताया ये एक न्यूट्रिशन भी है, फार्मास्यूटिकल का भी रोल प्ले करता है। यानी ये ऐसे फूड होते हैं, ऐसे पार्ट ऑफ फूड होते हैं जो न्यूट्रिशन तो देता ही है, उसके साथ साथ आपके हेल्थ बेनिफिट भी है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी उसका होता है। यानी इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज फूड, ये ऐसे खाना होता है, ऐसा फूड होता है, ये पार्ट ऑफ फूड होता है जो आपको मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट भी देने का काम करता है न्यूट्रिशन के साथ साथ। इसे मूल रूप से भोजन या भोजन के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड और द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी क्रोनिक डिजीजेज, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो। बहुत सारे क्रोनिक मतलब है लंबे समय से चल रही बीमारी, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिचुएशन से मैनेज करने में मदद करे। यानी जिसमें कैंसर, मधुमेह,
हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी पुरानी बीमारियों की रोकथाम के उपचार में शामिल हो। ठीक है। क्या रोल होते हैं सर न्यूट्रास्यूटिकल्स के, है ना। थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या, फाइनल एग्जाम डेट अभी तक जब BTUP नहीं दिया तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन हाँ फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होगा। अभी तक के अनुसार आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में है, मेरे ख्याल से यही रहेगा, इससे ज़्यादा डेट नहीं बढ़ेगा। चिकित्सा उपयोग में भूमिका की बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं दैट प्रोवाइड बोथ न्यूट्रिशनल एंड थेरेपेटिक बेनिफिट। यानी न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे खाद्य उत्पाद हैं होते हैं जो पोषण और चिकित्सीय लाभ दोनों प्रदान करते हैं। समझ रहे बात को, यानी पोषण भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ना। न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है जो दोनों चीज क्या क्या प्रोवाइड करता है बताओ, है ना। क्या क्या प्रोवाइड करता है, बोथ न्यूट्रिशनल एंड थेरेपेटिक बेनिफिट। ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है एंड थेरेपेटिक बेनिफिट भी देने का काम करता है। ये फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आता है दे इंक्लूड्स विटामिन, जैसे विटामिन हैं, है ना, हाँ, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स है जो कि कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन तो देता है। ये विटामिन, जैसे कोई विटामिन खा रहे हो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन तो दे रहा है, लेकिन अगर किसी को विटामिन A खा रहे हैं, अगर किसी को विजन में दिक्कत है, रतौंधी का इश्यू है, तो वो इम्प्रूव होगा, है ना, हाँ। यानी इनमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, आहार रेशा, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हर्बल घटक शामिल होते हैं। दे हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मेंटेनिंग हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट के हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। कंट्रोलिंग ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, यानी आपके ब्लड शुगर, जैसे देखो ये सब क्या है, जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह होते हैं, जो भी विटामिन, मिनरल वगैरह, डाइटरी फाइबर्स वगैरह होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए एंड ब्लड शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। यानी ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हृदय स्वस्थ बनाए रखने में, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, है ना, हाँ। दे इम्प्रूव डाइजेशन, ये डाइजेशन एंड स्ट्रेंथन बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड फिर आपके बोन्स एंड जॉइंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड प्रिवेंट लाइफ स्टाइल डिजीजेज, है ना, यानी ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और जीवन शैली रोगों के रोकथाम में यूज होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, करेक्ट, हाँ। एंटीऑक्सीडेंट्स के डेफिनेशन क्या क्या है सर, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट प्रिवेंट और डिले ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स वे पदार्थ हैं जो मुक्त कणों को निष्क्रिय व ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकते हैं। पहले तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ रहे थे, न्यूट्रास्यूटिकल बताओ क्या होता है। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल अगर लिखने आ जाएगा, इंडिविजुअली 1 बाय 1 पढ़ते हैं। टर्म न्यूट्रास्यूटिकल आ जाएगा, किसने दिया, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने 1989 में दिया, और ये 2 वर्ड के कंबाइनिंग से बनता है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। ठीक है। चलो ध्यान से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत बौखिए। इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज फूड और पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट। ये ऐसे खाना होते हैं, ऐसे फूड होते हैं जो कि आपको मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट देने का काम करता है। ये आपके जो पुरानी बीमारियां हैं उसके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्रोनिक डिजीज है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। फिर आपके ये फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको न्यूट्रिशनल और थेरेपेटिक बेनिफिट देते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स, बोलेगा न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्या क्या आता है, कुछ अलग नहीं है, कोई तोप नहीं है, वही सब है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सब हो गया। ठीक है। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छे से बनाते हैं एंड ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, आपके डाइजेशन और बोन वगैरह, जॉइंट्स वगैरह को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। चलो सारे लोग बताओ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, नाम में ही लगा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट।
तो ऐसे ये एजेंट्स होते हैं जो आपके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, है ना, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। ये एंटी एजिंग भी कह सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट अगर प्रॉपरली यूज करोगे तो आपका एज जल्दी दिखेगा नहीं, है ना। हाँ आप ज़्यादा दिन तक जवान दिखोगे, जैसे हरी सब्जियां वगैरह में आपको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्रिवेंट और डिले ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो डैमेज होता है बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स वे पदार्थ हैं जो मुक्त कणों को निष्क्रिय कर सकते हैं, कर ऑक्सीडेटिव को रोकते हैं, यानी जो भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंड जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज हो सकता है उसको रोकने का काम ही करता है। एंटीऑक्सीडेंट सिंपल है, नाम में ये एंटी लगा हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन को रोकता है, एंड जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। यानी फ्री रेडिकल्स आर हाईली, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो डैमेज कर सकते हैं सेल्स को, है ना, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, डीएनए को, जिससे आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे। अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, सेल्स डैमेज होता है तो कम उम्र में ज़्यादा उम्र दिखने लगता है। यानी मुक्त कण अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु होते हैं जो कोशिकाओं, प्रोटीन या वसा, डीएनए के नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे आपके ये जो मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट्स के अंतर्गत, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब जो है नेचुरल है। जैसे आपके होते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। अक्सर देखना लोग विटामिन सी और विटामिन सी की लिम्सी आती है उसको लोग यूज़ करते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल आता है ना इवियन के नाम से, वो सब लोग यूज़ करते हैं, है ना। बीटा कैरोटीन आता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, तो ये सब यूज़ करते हैं। सिंथेटिक की मैं बात करूँ तो BHA, BHT ये सब होते हैं, जिसमें आपके होते हैं मैकेनिज्म क्या है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्री रेडिकल्स, जो भी फ्री रेडिकल्स हैं जो डैमेज करते हैं आपके सेल को उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। स्टॉप ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्टेट्स, यानी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो न्यूट्रल हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा नहीं, इससे सेल डैमेज नहीं होगा। इससे क्या होगा, डिले एजिंग प्रोसेस, यानी बुढ़ापा धीमा करता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से विटामिन सी, जो भी आपके विटामिन सी और विटामिन ई है वो लेते रहोगे, बीटा कैरोटीन वगैरह लेते रहोगे, तो जल्दी आपका उम्र दिखेगा नहीं, क्योंकि सेल डैमेज नहीं होंगे जल्दी। रिड्यूस कैंसर रिस्क, कैंसर के जोखिम को भी कम करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय रोगों से सुरक्षा देने का काम करता है। प्रिवेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी तंत्रिका संबंधी रोगों से बचाने के भी काम करते हैं। ठीक है, इन्हेंस इम्यूनिटी, ये आपके इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। चलो अब नेक्स्ट था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड दे आर इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये एक्चुअली इसेंशियल पॉली PUFA, प्यूफा है ना, PUFA है, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो ज़रूरत है आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, यानी ये आवश्यक बहुसंतृप्त वसा अम्ल है जो कि सामान्य शरीर के कार्यों के लिए जरूरी होता है। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में नहीं बन सकता है, मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, आपको डाइट के द्वारा लेना होता है ना। ये शरीर में नहीं बनते हैं, इसको आहार के द्वारा लेना होता है। मेजर टाइप्स अलग अलग है, ALA, EPA, DHA, ये सब आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड के टाइप्स हैं। हाँ, इसको प्राप्त कहाँ से होता है, जैसे फिश ऑयल, मछली का तेल हो गया, जैसे कॉड लिवर ऑयल आता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फ्लैक्स सीड, अलसी हो गया, वालनट्स, अखरोट हो गया, सिया सीड हो गया, सिया बीज हो गया, ये सब में ये सब पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके रोल क्या है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ट्राइग्लिसराइड्स, यानी सूजन को कम करते हैं, प्लस आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं। आपके इंप्रूव करते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी आपके जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं उसमें बहुत सुधार लाता है। प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, मैंने बताया ना, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करेगा, स्ट्रोक। इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह आपको ये वालनट्स वगैरह, अखरोट वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, इसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, इसीलिए छोटे बच्चों में कहा जाता है अखरोट वगैरह देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट और उसके नॉर्मल फंक्शन में भी बहुत ज़रूरत होता है। हेल्पफुल इन अर्थराइटिस यानी गठिया, डिप्रेशन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में भी आपके काफ़ी मददगार होते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करके लो। चलो, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल पूछा हुआ क्वेश्चन है। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज क्वाइंड बाय, टर्म न्यूट्रास्यूटिकल किसने दिया था,
लिनस पॉलिंग, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, अल्बर्ट सेबिन या हिपोक्रेट्स? तो भैया टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर स्टीफन डेफलिस। वेरी गुड, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, बहुत बढ़िया। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस दैट, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, इंक्रीज फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी, नहीं, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, वेरी गुड, एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर यूज्ड टू, न्यूट्रास्यूटिकल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रिप्लेस एलोपैथिक ड्रग, क्योर ओनली इन्फेक्शंस, प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट एंड प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज, एक्ट एज एंटीबायोटिक्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर यूज्ड टू, न्यूट्रास्यूटिकल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट एंड प्रिवेंट क्रोनिक डिजीजेज, क्रोनिक डिजीज से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर मेनली यूज टू सपोर्ट, प्रोबायोटिक्स आपके जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह, आगे हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके गट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन, हार्ट रेट, स्किन ग्लो किसके लिए ज़रूरत है, गट हेल्थ यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ओवरऑल फाइनली आज के क्लास में आपने 2 क्वेश्चंस पढ़े, क्या क्या पढ़े सर, तो आज आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लिया आपने, एंड क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लिया, करेक्ट। पार्ट 15 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 14 में हमने इसके आगे के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कवर कर लिया है। हाँ, किसी कारण बस इसके कंटेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो इसलिए इसको थोड़ा एक दिन लेट से मैंने पढ़ाया, ठीक है। हाँ, तो आज का क्वेश्चन नंबर 15 रहने वाला है आपका, क्या, तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, यानी कि आपने क्या समझा कि अभी तक आप पार्ट 15 तक फार्माकोग्नोसी में पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कराया जा चुका है, और 15 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाया जा रहा है, यानी ओवरऑल आप समझे बात को, तो यहाँ तक हमारा पार्ट 15 के साथ क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 14 में पहले ही कराया जा चुका है। जैसे मैं पार्ट 16 कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, करेक्ट। हाँ, तो इसलिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, आज के बाद मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्लास और लगेंगे, कोग्नोसी भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वेरी एनर्जेटिक, वेरी मतलब कह सकते हो इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई 1 या 2 हर साल पूछ लिया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनता है वो चीज़ें, वही पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई, तो देखो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, जैसे अरिष्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्ण, लेह, भस्म, यानी कि आपका क्या बनाने का तरीका होता है। जैसे आपने अलग अलग डोजेस फॉर्म्स पढ़े हैं, टैबलेट, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथी में आपने देखा सूटिक्स में कि भाई टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, लिक्विड, इंजेक्शन, बहुत सारे पढ़े। जस्ट लाइक दैट वैसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी हैं, जैसे इसमें पिल्स को गुटिका बोला जाता है, पिल्स यानी जो टैबलेट्स होते हैं इसको हम लोग गुटिका कहते हैं। अरिष्टा, असावा, है ना, चूर्ण, लेह, भस्म, ये सारी चीज़ें होती हैं जो औषधीय आपके कह सकते हो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, इनके बनाने का तरीका है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इनमें से कौन सा लिक्विड डोजेस फॉर्म है, कौन सा सेमी सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, ताकि आपको बनाने का प्रोसेस थोड़ा आसान हो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस देखो, जिसमें आपको मैंने बता रहा हूँ अरिष्टा और असावा, ये जो अरिष्टा और असावा है ये लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है, करेक्ट, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है अरिष्टा एंड असावा। जबकि गुटिका, तैला, चूर्णा जो आपका होता है, जिसमें आपका गुटिका है ये पिल्स होता है, गुटिका जो होता है ये क्या होता है, पिल्स होता है, इसीलिए इसको सॉलिड डोजेस फॉर्म लिख दिया है। ये पिल्स जो आपके होते हैं टैबलेट, ये आयुर्वेदिक में जस्ट गुटिका उसके जैसा दिखता है। तैला एक्चुअली ऑयल जैसा होता है, तेल जैसा होता है, तो इसलिए लिक्विड है। चूरन आपको पता है पाउडर जैसा सब्सटेंस है, पाउडर के समान होता है, और आपको पता है पाउडर सॉलिड में आता है। हाँ, लेह होता है सेमी सॉलिड, जैसे कि थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा गाढ़ा, जैसे च्यवनप्राश वगैरह खाए हो, हाँ वो एक प्रकार का लेह है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है ना च्यवनप्राश, यस। और भस्म तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ें को जला करके राख बना करके उसका भस्म रेडी किया जाता है, ये भी आपका सॉलिड है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा
आपका सेमी सॉलिड है। तो देखो भाई, गुटिका, चूर्ण, भस्म, ये सॉलिड है। कौन कौन से सॉलिड हैं आप लोग बताइए मुझे। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं ऑप्शंस जितने भी, इसमें से यहाँ पे सबसे पहले बेसिक प्रकार का क्वेश्चंस यही बन जाता है कि बताओ भाई कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, या फिर कौन सा सेमी सॉलिड है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ चलो, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो आपके सॉलिड में कौन कौन से आते हैं सर। ये देखो, मैं सॉलिड की बात करता हूं, आप लोग बताओ मेरे को सॉलिड में कौन कौन से आते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। सबसे पहले गुटिका आ जाएगा। हाँ सर, गुटिका एक्चुअली किसके जैसा होता है, पिल्स के जैसा होता है ना, पिल्स के जैसा होता है, टैबलेट के जैसा होता है। गुटिका हो गया, छोटे छोटे टैबलेट्स को पिल्स कहते हैं, तो वो पिल्स के समान होता है। फिर चूर्णा जो होता है CHURNA, चूर्णा, तो चूर्णा एक्चुअली चूरन है, तो ये पाउडर के जैसा होता है। पाउडर भी आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है, तो ये सॉलिड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है भस्म, BHASMA, भस्म भी आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। फिर अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अब यही बात अगर एक तरफ लिक्विड की बात हो जाए, अगर एक तरफ अब मैं लिक्विड की बात करूं, यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, अब मैं यहाँ पे लिक्विड बात करता हूँ। लिक्विड कौन कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से आते हैं बताइए। तो लिक्विड में अरिस्टा, असावा, ये सब क्या है, जो आपका अरिस्टा है, ये आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है। फिर असावा, ये असावा जो है ये भी आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो अरिस्टा, असावा, उसके बाद तैला भी आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तैला, ये तीनों क्या लिक्विड डोजेस फॉर्म है। कौन कौन से बताओ भाई, कौन कौन से हैं, अरिस्टा, असावा और तैला। अरिस्टा, असावा और तैला, ये देखो अरिस्टा, असावा और तैला, ये तीनों लिक्विड डोजेस फॉर्म है। अच्छा, सेमी सॉलिड कौन कौन सा है सर, सेमी सॉलिड, यहाँ पे मैं सेमी सॉलिड डाल देता हूँ। सेमी सॉलिड में कौन कौन से आते हैं सर। तो सेमी सॉलिड की मैं बात करूँ तो अरिस्टा, असावा लिक्विड होता है, गुटिका सॉलिड होता है, तैला लिक्विड होता है, चूर्णा सॉलिड होता है, लेह, ये जो लेह है, लेह या अवलेहा भी इसको कहा जाता है ना, लेह, ये आपके सेमी सॉलिड है, जैसे च्यवनप्राश वगैरह होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भाई कौन सा क्या है, तभी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, करेक्ट। हाँ, तो चलो भाई मैं पूछता चलता हूँ। अब बताओ अरिस्टा किस में आता है। तो अरिस्टा, असावा, तैला, अरिस्टा, असावा, तैला, ये सब लिक्विड है। गुटिका पिल्स के जैसा होता है, तो ये सॉलिड है। चूरन भी सॉलिड आता है और भस्म भी सॉलिड आता है। जबकि लेह क्या होता है, तो लेह या अवलेह इसको कहते हैं, ये आपका सेमी सॉलिड में आता है, जैसे च्यवनप्राश जैसे गाढ़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है, करेक्ट। चलो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अरिस्टा, तो अरिस्टा या असावा एक प्रकार का क्या है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड रूप है इसका। तो लिक्विड के रूप में बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले जिस भी ड्रग का, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, अर्जुना अरिस्टा या फिर अशोका अरिस्टा। अर्जुना ड्रग आपने पढ़ा है ना, हाँ अर्जुना पढ़ा है, अशोका पढ़ा है, ये सब जो फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स हैं। इसका फॉर्मुलेशन बनाया गया अरिस्टा के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम हो गया अर्जुना अरिस्टा, वैसे अशोका अरिस्टा। तो ये अरिस्टा बनाया कैसे जाता है, अगर अर्जुना अरिस्टा बनाना है तो हमने जो भी ड्रग लिए हैं उसकी पाउडरिंग की जाती है। सबसे पहले उसको पाउडर बनाया जाता है, यानी कोर्स पाउडर ऑफ द हर्ब्स, यानी जो भी हर्ब है उसका कोर्स पाउडर बनाएंगे। कोर्स पाउडर मतलब क्या होता है, कोर्स पाउडर मतलब हल्का दानेदार पाउडर होता है, थोड़ा मोटा पाउडर बनाया जाता है। एंड इज बॉइल्ड विथ वाटर, उस पाउडर को पानी के साथ बॉईल करेंगे टू प्रिपेयर डिकॉक्शन, ताकि आपका डिकॉक्शन तैयार हो। आपने एक्सट्रैक्शन मेथड में डिकॉक्शन पढ़ा है, डिकॉक्शन का मतलब है पानी में डाल करके उसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना, उसको डिकॉक्शन कहते हैं, करेक्ट। तो हमने क्या किया, कोर्स पाउडर ऑफ हर्ब, जो भी हर्ब है, जो भी जड़ी बूटी है, उसको हम क्या किए, सबसे पहले उसका चूरन, उसका पाउडर बनाए, कोर्स पाउडर, थोड़ा दानेदार पाउडर बनाए, और उसको फिर वाटर के साथ बॉईल किए ताकि उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो औषधीय जड़ी बूटी को स्थूल चूर्ण मतलब है कोर्स पाउडर के रूप में जल के साथ उबाल कर क्वाथ तैयार किया जाता है, यानी डिकॉक्शन तैयार किया जाता है। अब डिकॉक्शन तैयार करने के बाद उसको कूल करते हैं, आफ्टर कूलिंग उसको कूल किए, उसमें जैगरी या शुगर डालते हैं, जैगरी या शुगर यानी मिठा, है ना, जैगरी या शुगर डालते हैं। एंड फर्मेंटिंग एजेंट्स आर एडेड, और उसमें कुछ फर्मेंटिंग एजेंट्स डालते हैं जिससे वो फर्मेंट हो जाए, यानी सड़ जाए। फर्मेंटेशन मतलब क्या है
फर्मेंटेशन मतलब होता है जैसे एकदम किण्वनीकरण, बिना ऑक्सीजन के वहाँ पे उसको अभिक्रिया होगा जिससे कि वो पूरी तरीके से सड़गल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ठंडा होने के बाद इसमें गुड़ या शक्कर तथा किण्वन कारक मिलाए जाते हैं जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो। द मिक्सचर इज केप्ट इन क्या कहते हैं एयर टाइट कंटेनर फॉर नेचुरल फर्मेंटेशन। मैंने बताया ना, नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए उसका एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए ताकि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह ना जाए, यानी प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर हो, उसमें डाल करके जो भी कोर्स पाउडर है, देखो अरिस्टा बनाना सीख लोगे तो असावा भी लगभग मिलता जुलता है क्योंकि वो भी लिक्विड है। जो भी हर्ब्स है उसका कोर्स पाउडर लेंगे और उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल करने वाटर के साथ बॉईल करके उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर करेंगे। डिकॉक्शन प्रिपेयर करने के बाद हम उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद उसमें जैगरी या शुगर डाल देंगे और फर्मेंटिंग एजेंट डाल देंगे। एंड फर्मेंटिंग एजेंट डालने के बाद उस मिक्सचर को हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। एयर टाइट कंटेनर जो कि हवा से पूरा हवा वगैरह ना जाए, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में डाल के उसमें नेचुरल फर्मेंटेशन होने देंगे, यानी मिश्रण को वायुरोधी पात्र में प्राकृतिक किण्वन के लिए रखा जाता है। एंड आफ्टर फर्मेंटेशन, जब वो फर्मेंट हो जाएगा, इट इज़ फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड, फिर उसको फिल्टर कर दिया जाता है एंड स्टोर कर लिया जाता है, यानी किण्वन के बाद इसे छानकर संग्रहित किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरिस्टा कहते हैं। एग्जाम्पल में अर्जुना अरिस्टा, अशोका अरिस्टा, ये दो ड्रग हैं जो कि अर्जुना अरिस्टा और अशोका अरिस्टा। क्या समझे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, बताओ इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आपने क्या समझा, अर्जुना अरिस्टा और अशोका अरिस्टा, है ना। करना क्या होता है सर, सबसे पहले जो भी ड्रग है, जो भी क्रूड ड्रग है उसके पाउडर को तैयार करते हैं, है ना, कोर्स पाउडर्स ऑफ द हर्ब्स, जो भी हर्ब है उसके कोर्स पाउडर को तैयार करेंगे एंड उसको बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, बॉईल करेंगे टू वाटर, विथ वाटर, पानी के साथ, और उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर करेंगे। डिकॉक्शन का मतलब ये पानी में जैसे चाय पत्ती को डाल करके चाय बनाते हो ना, डिकॉक्शन ही है वो। एग्जांपल में पानी में चाय डाल के खौलाते हो ना, जस्ट लाइक डिकॉक्शन, 10 से 15 मिनट तक खौलाना होता है। एंड डिकॉक्शन को क्या करना होता है, कूल करना होता है, ठंडा करके उसमें जगरी या शुगर डालना होता है, मिठा डालना होता है, और फर्मेंटिंग एजेंट को डाल करके उसको नेचुरल एयर टाइट कंटेनर में डाल करके, यानी कि जिसमें हवा ना जाए, है ना, एयर टाइट कंटेनर में डाल के नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर फर्मेंटेशन, जब उसमें पूरे तरीके से किण्वनीकरण हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है एंड फिर स्टोर करके तो बनता है अरिस्टा, अर्जुना अरिस्टा, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अर्जुना अरिस्टा और अशोका अरिस्टा आपने देख लिया, ये अरिस्टा बनाने का तरीका था। अब है असावा। असावा भी आपका लिक्विड फॉर्म में ही है। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेश हर्बल जूस और कोल्ड इन्फ्यूजन इज टेकन, यानी ताज़े पौधे का रस लिया जाता है या तो शीत स्राव लिया जाता है। अच्छा सर, हर्बल जूस मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी ड्रग है, जैसे असावा के एग्जांपल में है आपके कुमार के कहते हैं, कुमार असावा, है ना, कुमार या असावा। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके अरिस्टा होते हैं, अरिस्टा के साथ साथ यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अरिस्टा और असावा में अंतर क्या है, मैंने डिफरेंस भी लिख रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी ड्रग है उसका हर्बल जूस लिया जाता है, जूस, या फिर उसका जूस कैसे बनेगा, तो कोल्ड इन्फ्यूजन किया जाता है। इन्फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है सर, तो इन्फ्यूजन का मतलब है कि जो भी ड्रग है उस ड्रग को पानी में डाल करके, जैसे नीम का चिरौता बनाया जाता है, तो नीम का जो पूरा छाल वगैरह है उसको पानी में डाल के रात भर छोड़ा जाता है। उसके बाद उसका जो नीम का छाल वगैरह निकाल देता है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड है, पानी है, उसमें आ जाएगा उसका एपीआई, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इन्फ्यूजन प्रोसेस है, पानी में डाल करके छोड़ देंगे रात भर, 2-4 दिन तक या फिर कुछ देर तक। उससे क्या होगा, उसका ड्रग उसमें आ जाएगा, जिससे उसका जूस निकल जाएगा, यानी कि वो ले लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे शुगर या जैगरी एंड फर्मेंटिंग एजेंट्स आर एडेड। यहाँ पे भी हम शुगर या जैगरी डालते हैं, है ना, हाँ, और फर्मेंटिंग एजेंट्स डालते हैं, यानी इसमें शर्करा या गुड़ किण्वन कारक मिलाए जाते हैं। एंड मिक्सचर इज फर्मेंटेड विदाउट बॉइलिंग। यहाँ पर हम बॉयल नहीं किए, अरिस्टा में क्या किए थे, जो भी क्रूड ड्रगर का पाउडर लिए थे उसको हम यहाँ पे डिकॉक्शन तैयार किए थे, बॉयल किए थे, डिकॉक्शन तैयार किए थे। यहाँ पे हमने सिर्फ वही हर्बल जूस लिया या कोल्ड इन्फ्यूजन, देखो साफ बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्यूजन मतलब डिकॉक्शन नहीं है। डिकॉक्शन मतलब होता है पानी में डाल के खौलाना, बॉयल करना। इन्फ्यूजन मतलब है पानी में डाल के छोड़ दो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना देर लगे, बिना बॉइलिंग के, है ना। अंतर यही है कि उसमें बॉईल करता है, इसमें बॉईल नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या किए, कोल्ड इन्फ्यूजन लेकर के शुगर या जैगरी ऐड कर दिए, और शुगर और जैगरी ऐड करने के बाद उसमें फर्मेंटिंग एजेंट ऐड किए,
और उस मिक्सचर को फर्मेंटेड, इसमें भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के उसको फर्मेंट किए विदाउट बॉइलिंग, बिना गर्म किए हुए, यानी उस मिश्रण को बिना उबाले किण्वन के लिए रखा जाता है। ठीक है। आफ्टर फर्मेंटेशन, जब उसका फर्मेंटेशन हो गया तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, यानी किण्वन के बाद इसे छान लिया जाता है। ठीक है। अंतर क्या था, डिफरेंस क्या था अरिस्टा और असावा में सर? तो असावा इज प्रिपेयर्ड विदाउट बॉइलिंग, इसमें बॉइलिंग नहीं है, फर्मेंटेशन दोनों में हुआ, शुगर एंड जो जैगरी वगैरह दोनों में ऐड किए गए, लेकिन उसमें हमारा डिकॉक्शन तैयार किया गया था, यानी जो भी क्रूड वगैरह पाउडर है उसको पानी में डाल के खौला करके तैयार किया था, फिर ठंडा करके उसमें किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिना बॉइलिंग के असावा में तैयार किए हैं। असावा इज प्रिपेयर्ड विदाउट बॉइलिंग, जबकि अरिस्टा में हम लोग बॉइलिंग करते थे, गर्म करते थे। ठीक है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में है कुमार असावा, ये है आपका इसका एग्जाम्पल, यानी असावा बिना उबाल के बनता है, जबकि अरिस्टा में उबाल कर बनाया जाता है। ठीक है। अरिस्टा असावा तो आप समझ गए दोनों लिक्विड था। अब है गुटिका। गुटिका मतलब होता है पिल्स, छोटे छोटे टैबलेट्स, उसको पिल्स कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में ये पिल्स के जैसा होता है। गुटिका कैसे बनता है? जो भी फाइन पाउडर्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग इज प्रिपेयर्ड, यानी जो भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनके फाइन पाउडर्स को प्रिपेयर किया जाता है, यानी छोटे छोटे महीन महीन पाउडर्स को तैयार किया जाता है, यानी कि औषधियों के सूक्ष्म चूर्ण तैयार किया जाता है। मिक्स्ड विद बाइंडिंग एजेंट्स, यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट्स मिलाया जाता है। जैसे देखो टैबलेट जैसा बनाना है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि गुटिका किसके जैसा होता है, छोटे छोटे टैबलेट्स पिल्स के समान होते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ जाएगी बनेगा कैसे। सबसे पहले मेडिसिनल ड्रग का फाइन पाउडर लेंगे और उसके बाद उसमें बाइंडिंग एजेंट मिलाएंगे। बाइंडिंग एजेंट के तौर पर उसमें हनी है ना, या तो गम या तो घी उसमें मिलाया जाता है। इसमें शहद, गोंद या घी के रूप में घी को मिलाया जाता है बाइंडिंग एजेंट के तौर पर। एंड स्मॉल पिल्स आर मेड बाय रोलिंग, और उसको रोल कर करके उसके छोटे छोटे पिल्स बनाएंगे। एंड कंप्रेशन है ना, जैसे सबसे पहले उसको जो भी ड्रग्स है उसमें हनी या गम या घी डाल करके उसको आटा की जैसा गुलिया बना के चिपका लेंगे। ठीक है, मतलब पौधे से बना लेंगे, और उसके बाद उसको स्मॉल पिल्स बनाएंगे बाय रोलिंग, पहले रोल कर करके उसको पतला करके उसको छोटे छोटे पिल्स बनाएंगे, एंड फिर कंप्रेस कर करके हल्का सा बना देंगे। ठीक है। और फिर उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है एंड स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। इसे सुखाकर संग्रहित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है क्या कहते हैं, चंद्रप्रभावती। चंद्रप्रभावती जो कि एक गुटिका का एग्जाम्पल है, चंद्रप्रभावती जो कि एक छोटे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है। तो मेरे ख्याल से गुटिका बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो भी मेडिसिनल ड्रग है उसके फाइन पाउडर्स को लेंगे, उसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हनी, गम या घी डाल करके, हनी, गम, घी वगैरह डाल करके शहद, गोंद या घी वगैरह के साथ मिलाया जाता है, एंड उसमें छोटे छोटे पिल्स बना करके उसकी कंप्रेशन की जाती है, छोटे छोटे गुलिया बना करके उसकी कंप्रेशन कर दी जाती है, और उसको सुखा के स्टोर कर लिया जाता है। यही है गुटिका। तैला क्या है भाई? तैला लिक्विड प्रिपरेशन है, ऑयल है, ये ऑयल है, तेल है ना। हाँ, तो हर्बल पेस्ट, ऑयल एंड लिक्विड आर मिक्स्ड। यहाँ पे जो भी हर्बल पेस्ट हैं, हर्बल मतलब हुआ कि जो भी आपके नेचुरल पेस्ट वगैरह हैं, और ऑयल है ना, ऑयल और लिक्विड को मिक्स किया जाता है, तेल और द्रव को मिलाए जाते हैं। हीटेड अंटिल मॉइस्चर इवेपोरेट्स, और उसको तब तक हीट किया जाता है जब तक कि उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए। जब तक कि वो इवेपोरेट ना हो जाए तब तक उसको हीट किया जाता है, यानी इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि नमी समाप्त ना हो जाए। यानी जो भी हर्बल पेस्ट हैं और ऑयल है और लिक्विड है, इसको मिक्स करके हीट किया जाता है, और हीट तब तक किया जाता है जब तक कि उसके अंदर का जो भी नमी वाला पार्ट है, वाटर वाला कंटेंट है, वो उड़ ना जाए। एंड फिर उसको फिल्टर एंड स्टोर कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम यूज क्या है, एक्सटर्नल समटाइम्स इंटरनल, कई बार इसका बाहरी यूज भी होता है, कई बार आंतरिक यूज भी होता है। एग्जाम्पल में क्या है, नारायण तेल है ना, नारायणा तेला, तैला, नारायणा तेला होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो भी हर्बल पेस्ट है, ऑयल है और लिक्विड है, उसको मिक्स किया जाता है और उसको हीट किया जाता है, और हीट तब तक किया जाता है जब तक कि उसके अंदर के जो भी मॉइस्चर कंटेंट है इवेपोरेट ना हो जाए। उसके बाद फिल्टर करके स्टोर कर लिया जाता है, वो है तैला। फिर है चूरना। चूरन तो आपको पता है भाई, चूरन कैसे बनेगा, तो जो भी ड्राइड प्लांट्स आर क्लीन्ड एंड पाउडर, यानी जो भी ड्राइड प्लांट है, सूखे हुए प्लांट हैं, उसको क्लीन की जाती है और उसकी पाउडरिंग की जाती है, यानी उसका चूरन बनाया जाता है। ठीक है। सूखे पौधों को साफ करके चूरन बनाया जाता है। पाउडर इज सीव्ड फॉर यूनिफॉर्म साइज, यानी ये जो चूर्ण को समान कण के आकार के लिए छाना जाता है, यानी जो भी चूरन है। ड्राइड प्लांट्स आर क्लीन, यानी जो ड्राइड प्लांट है उनको क्लीन किया जाता है एंड उसकी पाउडरिंग की जाती है। पाउडर इज सीव्ड फॉर यूनिफॉर्म साइज, एंड सीव मतलब होता है उसको छानना, एक समान साइज के लिए पाउडर को छाना जाता है। ठीक है। हाँ, छन्नी के हेल्प से। फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। यानी क्या हुआ है, ड्राइड पाउडर को क्लीन करेंगे, पाउडरिंग करेंगे,
एंड पाउडर इज सिव्ड फॉर यूनिफॉर्म साइज, एक समान साइज के लिए उसको छान के एक समान साइज कर लेंगे एंड फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में त्रिफला चूर्ण एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो आपका ड्राइड प्लांट जो भी है उसको क्लीन और पाउडर करेंगे और उसकी पाउडरिंग करके और उसका सीविंग करेंगे, सीविंग मतलब छानना, और छान करके एक समान साइज वाला आ जाएगा, उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, जैसे त्रिफला चूर्ण। वैसे लेह या अवलेह, मैंने बताया था लेह को ही अवलेह कहते हैं। जैसे ये सेमी सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड के टाइप में। जैसे कि च्यवनप्राश वगैरह हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है ना च्यवनप्राश, है ना, च्यवनप्राश वगैरह हो गया, सेमी सॉलिड हो गया। तो सबसे पहले डिकॉक्शन बनाया जाता है, डिकॉक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड कंसनट्रेटेड, यानी सबसे पहले जो भी ड्रग है उसको पानी में डाल के खौलाया जाता है और खौला करके उसको गाढ़ा किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसमें फिर शुगर या जैगरी इज एडेड, फिर उसमें शुगर या जैगरी ऐड किया जाता है एंड हीटेड टू सेमी सॉलिड, और उसको तब तक खौलाया जाता है जब तक कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए, है ना। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में जब तक ना आ जाए तब तक उसको खौलाया जाता है, करेक्ट। हाँ, वही चीज़ें बोल रहा है। एंड आफ्टर कूलिंग, अब उसके बाद कूल करने के बाद उसमें घी, हनी, पाउडर्स आर एडेड, घी, हनी और पाउडर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं एंड उसको फिर स्टोर किया जाता है क्लीन कंटेनर में, साफ बर्तन में। यानी सबसे पहले जो भी ड्रग है उसके हर डिकॉक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है हीट करके, फिर उसमें शुगर या जैगरी मिलाया जाता है ताकि सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसको हीट किया जाता है तब तक जब तक कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए, यानी थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और उसमें फिर कूलिंग करने के बाद घी, हनी, पाउडर्स वगैरह मिला करके उसको स्मॉल कंटेनर में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में च्यवनप्राश है, वो लेह है, अवलेहा है या लेह है, ठीक है। भस्म क्या होता है सर, भस्म जो भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं आर प्योरीफाइड, है ना, जिसको शोधाना कहते हैं, यानी धातु या खनिज का शोधान किया जाता है सबसे पहले। रिपीटेड हीटिंग, यानी उसको बार बार हीट किया जाता है, यानी उसी को मराना कहते हैं, इज डन, यानी इन्हें बार बार दहन किया जाता है, बार बार जलाया जाता है, हीट किया जाता है। कन्वर्ट इनटू फाइन एस, अच्छे से उसको राख में तब्दील कर दिया जाता है, यानी इसे सूक्ष्म भस्म में बदला जाता है, ठीक है। टेस्टेड बिफोर यूज, अच्छे से उपयोग से पहले परीक्षण किया जाता है। एग्जाम्पल में स्वर्ण भस्म, लोहा भस्म, ये सब होते हैं, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म आते हैं। तो भस्म क्या है कि जो मैं तो बोलता हूँ इसको कुछ नहीं करना है, फाइन एस बनाना है, अच्छे से राख बनाना होता है। राख मतलब होता है, भस्म मतलब क्या होता है, राख। तो इसको क्या करना होता है, जो भी मेटल या मिनरल बेस्ड ड्रग हैं उसको क्या होता है, उसको रिपीटेड हीटिंग की जाती है ना, यानी कि रिपीटेड बार बार उसको जलाया जाता है, जला करके उसका फाइन एस में कन्वर्ट, एकदम भस्म में तब्दील, राख में तब्दील करके उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे भाई बाबा जी का भस्म होता है ना, हाँ देखना बाबा जी अक्सर गोईठा वगैरह में सबको जला उला करके भस्म रखे रहते हैं, फिर उसको टिक देते हैं, है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ जो कि आपके अरिस्टा, असावा, तैला, चूर्णा, भस्मा, ये सब चीज़ से रिलेटेड है। देखते हैं आप लोग समझे कि नहीं। अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई समझ गए। चलो भाई, क्वेश्चन है अरिस्टा इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, अरिस्टा कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है। डायरेक्ट पाउडर मिक्सिंग, क्या सिर्फ पाउडर मिक्सिंग नहीं, अरिस्टा सबसे पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म है, याद रखना। इसमें फर्मेंटेशन आफ्टर बॉइलिंग, यस, सबसे पहले डिकॉक्शन तैयार किया जा रहा था, फर्मेंटेशन आफ्टर बॉइलिंग, आंसर बी, है ना। बॉइल करने के बाद उसको फर्मेंट किया जा रहा था, तो अरिस्टा है। और फर्मेंटेशन कोल्ड इन्फ्यूजन बोलता तो फिर आपका असावा हो जाता, तब फिर असावा, जिसमें इन्फ्यूजन में बॉयल नहीं करते, उसको पानी में डाल के सिर्फ रखा जाता है, करेक्ट, समझ गए। बहुत बढ़िया। असावा इज डिफर्स फ्रॉम अरिस्टा बिकॉज असावा इज प्रिपेयर्ड बाय, देखो असावा अलग है अरिस्टा से, कैसे, क्यों, यूजिंग डिकॉक्शन आफ्टर बॉइलिंग, नहीं, असावा में डिकॉक्शन यूज नहीं होते हैं। फर्मेंटेशन विदाउट बॉइलिंग, यस, इसमें बिना बॉइलिंग के फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन इसमें भी होता है लेकिन बॉइलिंग नहीं होती है, बॉइलिंग नहीं यूज होता है, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है गुटिका इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, गुटिका को सबसे बेहतर तरीके से क्या डिस्क्राइब किया गया है। हर्बल ऑयल, मैंने बताया था छोटे छोटे पिल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं। हर्बल ऑयल्स, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, वो होता है लेह या अवलेह। फर्मेंटेड लिक्विड या पिल्स और टैबलेट्स, उसको पिल्स या टैबलेट्स बोलो सबसे अच्छा, है ना, पिल्स या टैबलेट्स बोलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है तैला प्रिपरेशन मेनली कंटेन्स, तैला जो प्रिपरेशंस है उसमें मेनली क्या होता है बताओ।
तैला में पाउडर और शुगर नहीं, तैला में ऑयल होते हैं, याद रखना। तो पहला ही बी ऑप्शन नंबर है ऑयल, है ना, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल, करेक्ट। और फिर हर्बल पेस्ट प्लस लिक्विड, यही होता है, ऑयल प्लस हर्बल पेस्ट प्लस लिक्विड मिला करके तैला बनाया जाता है, ऑयली प्रिपरेशन होता है ये, ठीक है। नाम ही है तैला, यानी तेल से मिलता जुलता है। चूरन इज प्रिपेयर्ड बाय, चूरन इज प्रिपेयर्ड बाय, चूरन इज प्रिपेयर्ड बाय, चूरना, फर्मेंटेशन, इंसरेशन, फाइन पाउडरिंग ऑफ द ड्राई ड्रग या फिर ऑयल बॉइलिंग। तो याद रखना चूरन, चूरना जो बनाया जाता है, जो भी ड्राइड ड्रग है उसके फाइन पाउडर्स को फाइन पाउडरिंग करके उसकी चूरन बनाई जाएगी ना। आंसर सी। लेह या अवलेहा डोजेस फॉर्म इज, लेह या अवलेहा जिसका च्यवनप्राश एग्जाम्पल है, बताओ लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या गैसियस है? लेह या अवलेह, आप लोग जवाब दीजिए। लेह या अवलेह डोजेस फॉर्म इज, तो ये आपका लिक्विड, सॉलिड, आंसर सी करेक्ट, बहुत बढ़िया, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड होते हैं, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ऑफ लेह प्रिपरेशन, लेह प्रिपरेशन का एग्जाम्पल त्रिफला चूर्ण, ये चूरन का है, अर्जुना अरिष्टा अरिष्टा का है, च्यवनप्राश या काम्य असावा, ये असावा का है, और च्यवनप्राश, च्यवनप्राश लेह प्रिपरेशन का, आंसर सी। बस क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर का, लिखित ले लो, एकदम लिखित ले लो, 100% आने वाला क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन कंफर्म है 5 नंबर का आपका रहेगा, आप इसे पढ़ के जाओ, लिख के आओ, डिट्टो, है ना। क्वेश्चन क्या है सर? राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ, राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औषधीय और सुगंधित पौधों की भूमिका पर एक नोट लिखें। यानी जो भी आपके हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट उगते हैं, या एरोमेटिक, मेडिसिनल मतलब है औषधीय पौधे जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है, एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिसमें खुशबू आते हैं, जैसे चमेली, गुलाब, इस तरीके के पौधे जिसमें से खुशबू आती है, जिससे परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, उसका हमारे मतलब हमारे देश के नेशनल इकोनॉमी पर क्या रोल है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट का यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं जिसका वो मेडिसिनल प्लांट है, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हमारे को फ़ायदा मिलता है, हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर होती है ना। हाँ, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को शॉर्टकट में MAPS कहा जाता है, मैप्स, है ना, MAPS, यानी कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स यूज्ड फॉर थेरापेटिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉस्मेटिक पर्पसेस। यानी ये जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स यूज किए जाते हैं थेरापेटिक पर्पस से, थेरापेटिक मतलब है मेडिसिनल यूज करना है उसका, यानी कुछ उसके चिकित्सीय लक्षण हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से, और कॉस्मेटिक पर्पस, कॉस्मेटिक मतलब हुआ टिकली पाउडर, पाउडर, क्रीम, पेस्ट, ये सब क्रीम व्रीम बनाने के लिए, है ना। हाँ, औषधीय सुगंधित पौधे वे पौधे होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सीय, औद्योगिक तथा सौंदर्य प्रशासन के उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी सबसे पहले तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं सर? तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज थेरेपेटिक पर्पस के लिए होता है, यानी ट्रीटमेंट के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होता है। कॉस्मेटिक यानी कि जो भी मेकअप का सामान वगैरह होता है ना, जैसे क्रीम वगैरह, विको टर्मरिक क्रीम वगैरह बनता है ना, तो उसमें भी आपके प्लांट्स यूज होते हैं। परफ्यूम वगैरह हो गया, उसमें भी प्लांट्स यूज होते हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का रोल पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी MAPS, मैप्स होते क्या हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो यूज होते हैं फॉर थेरापेटिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉस्मेटिक पर्पसेस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे के बारे में। आगे क्या लिखा जा रहा है भाई? दे आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर हेल्थ केयर बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ये इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर हेल्थ, ये सिर्फ हेल्थ केयर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। यानी जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, MAPS, जिसको हम लोग मैप्स बोल रहे हैं, MAPS यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ये न केवल स्वास्थ्य देखभाल के लिए जरूरी है, बल्कि महत्वपूर्ण देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर जैसे अब क्या क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल इकोनॉमी में। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स,
यानी जो भी फार्मास्यूटिकल्स बनती हैं उनके रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्हीं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। यानी औषधीय उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत जिसको एक्सपोर्ट करके क्या किया जाता है, आपकी क्या कहते हैं, इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ता है। तो जो मैप्स हैं यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, प्रोवाइड हर्बल ड्रग्स, इसमें हर्बल ड्रग्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। यानी औषधीय व सुगंधित पौधे हर्बल औषधियाँ, अर्क तथा जैव सक्रिय यौगिक प्रदान करते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड्स यानी एपीआई हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही तो मिलता है। मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम मैप्स, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो कि मैप यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से डिराइव्ड हैं। रिड्यूसिंग इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जिससे हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, दूसरे देशों से नहीं लेना पड़ता है, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है, जिससे हमारे देश के पैसे हमारे देश में ही रहते हैं, है ना। हाँ, अनेक औषधीय उत्पाद मैप से प्राप्त होते हैं जिसके आयात पर हमें निर्भरता कम होती है। जैसे एग्जाम्पल में डिजिटैलिस और रोल्फिया। डिजिटैलिस पता है ना, डिजिटैलिस हमारे हार्ट फेल्यूर के पेशेंट के लिए यूज़ होता है। डिजिटैलिस प्लांट में डिजॉक्सिन पाया जाता है जो कि हार्ट फेल्यूर के पेशेंट में यूज़ होता है। रोल्फिया एंटी हाइपरटेंसिव में यूज होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब क्या होता है, अच्छा इसको अच्छे से लिख देते हैं भाई। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है सर, जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करे, उसको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। तो यहाँ जो डिजिटैलिस प्लांट है ये हार्ट फेल्योर के पेशेंट में काफ़ी इस्तेमाल होता है। हार्ट फेल्योर HEART हार्ट फेल के पेशेंट में, जबकि रोल्फिया जो है ये किस में इस्तेमाल होता है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है सर, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करे, राइट। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स में जो आपके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं यानी मैप्स हैं, जो कि हर्बल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्ट्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स देते हैं, है ना। हाँ, जो कि ये आपके बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं किससे, मैप से यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से, जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करता है। जैसे एग्जांपल में आपके डिजिटैलिस और रोल्फिया हैं, क्या क्या हैं, डिजिटैलिस प्लांट है और रोल्फिया रहने वाला है, करेक्ट। हाँ, डिजिटैलिस और रोल्फिया रहने वाला है। अब है क्या नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कंट्रीब्यूशन टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि पहला तो ये पॉइंट हो गया जो कि आपके रॉ मटेरियल्स का सोर्स होता है। जैसे आपके डिजिटैलिस और रोल्फिया बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से बनते हैं, जिससे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। अगर यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन होगी तो उसके इंपोर्ट कम करने होंगे। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कृषि आधारित उद्योग में भी योगदान होता है, किसका, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी कल्टीवेशन ऑफ मैप्स, यानी जहाँ पे भी मैप लिखा हुआ यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है। अगर कल्टीवेशन करते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का तो प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, कृषि तथा उद्यानिकी को बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, हॉर्टिकल्चर यानी जो बाग बगीचा बनता है ना उसके चीज़ों को, उसकी खेती को बढ़ावा देता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल फार्मर्स, यस, ये आपके ग्रामीण किसानों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं और आय के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे मेंथा, तुलसी, एलोवेरा, यानी जो मेंथा मतलब है पुदीना, तुलसी, एलोवेरा, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, यानी कि जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है उसकी खेती से एग्रीकल्चर प्रमोट होता है और हॉर्टिकल्चर भी प्रमोट होता है। जैसे आपका पुदीना, तुलसी, एलोवेरा, इस क्या होते हैं, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। फिर अगला है पॉइंट, सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे उसकी खेती होती है और उसको एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली, अलग अलग देशों में। निर्यात आय के स्रोत, जिससे हमारे नेशनल इकोनॉमी बढ़ता है, यानी क्या हमारा भारतीय आय का जो आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छा बेहतर होता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली, यस, यानी औषधीय एवं सुगंधित पौधे तथा उनके उत्पादों का विश्व भर में निर्यात किया जाता है, यानी ग्लोबली पूरे विश्व में। आयात मतलब है इंपोर्ट करना, निर्यात मतलब है एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट करते हैं यानी पूरे देशों में भेजने का काम करते हैं, उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो जेनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज, जिससे फॉरेन एक्सचेंज होता है, एंड बूस्ट नेशनल इकोनॉमी, यानी यहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित होती है,
विदेशी मुद्रा अर्जित होती है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलती है। एग्जाम्पल में बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं और स्पाइसेस हैं, यानी बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, आवश्यक तेल हैं और मसाले हैं जो कि जिसकी खेती यहाँ पर की जाती है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मसाला वगैरह का, है ना। हाँ, और पता है सारे मसाले में कार्बोनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो गैस की समस्या को भी कम करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी औद्योगिक उपयोग के लिए। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूमरीज, है ना। जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी जो उद्योग वगैरह हैं, जिसमें भी उद्योग हैं, उसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स में बनाने में, परफ्यूमरीज को बनाने में, कॉस्मेटिक्स और फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। यानी इनका उपयोग औषधि, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य और पेय उद्योगों में किया जाता है। यानी ये जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो होगा ही, दवा बनाने के लिए। परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ताकि परफ्यूम बनता है उससे, जितने भी ऐसे प्लांट जिसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं, है ना, जिसमें खुशबू होती है। कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे विक्को टर्मेरिक क्रीम। अरे भैया, क्रीम देखे हो ना जिसमें कि विक्को टर्मेरिक क्रीम, हल्दी होता है उसमें, तो कॉस्मेटिक्स बनाने में भी। एंड फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें भी पेय पदार्थ वगैरह बनाया जाता है। इसेंशियल ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड फॉर फ्रेगरेंस, फ्लेवरिंग्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल, यानी जो भी इसेंशियल ऑयल हैं इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और जो उसके एक्सट्रैक्ट प्राप्त होते हैं, वो उसके फ्रेगरेंस के लिए यूज किया जाता है, यानी उसके अंदर की जो खुशबू है, सुगंध है और फ्लेवरिंग है और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी जो भी आवश्यक तेल और अर्क है, सुगंध, स्वाद और न्यूट्रास्यूटिकल के लिए उपयोग किए जाते हैं। करेक्ट, हाँ। प्रमोशन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एकदम प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लो, 5 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन द नेशनल इकोनॉमी। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि थेरेपेटिक, इंडस्ट्रियल और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, जो भी फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं उनके रॉ मटेरियल्स का सोर्स होता है। यही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है जो हमें हर्बल ड्रग्स यानी जड़ी बूटियाँ प्रोवाइड करते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो API होता है वो प्राप्त होता है हमें। एंड यही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है जो कि डिराइव होते हैं, मतलब जिसको हम लोग मतलब यहाँ पे उससे क्या होता है कि रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, यानी इम्पोर्ट हमें कम से कम करना पड़ता है, इम्पोर्ट के लिए हम लोग निर्भर कम होते हैं, जैसे डिजिटलिस और ऑल्फिया। वैसे ये कुछ आपके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी कृषि आधारित उद्योग के लिए। ये जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है एंड हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल फार्मर्स के लिए, जैसे मेंथा, पुदीना, तुलसी, एलोवेरा, इन सब की खेती करना। सोर्सेज ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, यस, बहुत सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं ग्लोबली, और इससे फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और हमारे नेशनल इकोनॉमी बूस्ट होता है, जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स, इसेंशियल ऑयल्स और स्पाइसेस। वैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी बहुत सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, परफ्यूमरीज, कॉस्मेटिक, फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर फ्रेग्रेंस, फ्लेवरिंग्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए यूज होता है। अब है प्रमोशन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने में, यानी कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, यानी खेती, कटाई और प्रसंस्करण में से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। यानी जो भी कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है एंड प्रोसेसिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज में ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। एनकरेजेज स्मॉल स्केल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि यह लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, यानी बड़े या फिर छोटे, ये स्मॉल मतलब छोटे या फिर बड़े उद्योगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो आपके रूरल इकोनॉमी है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो भी चीज़ों की खेती होगी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उसकी हार्वेस्टिंग होगी, उसका प्रोसेसिंग होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी उसकी खेती होगी, कटाई होगा, तो उससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, उसका रूरल डेवलपमेंट होगा। रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जरूरी है। अनुसंधान एवं विकास, जितने भी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं आर सोर्स ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी, जितने भी नए ड्रग डिस्कवर होंगे उनकी API कहाँ से लाओगे? प्लांट से ही तो लाओगे।
तो वो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ही तो होंगे। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर सोर्स ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी, जो भी नई ड्रग डिस्कवरी होगी उसका सोर्स है। एंड हर्बल मेडिसिन डेवलपमेंट, यानी ये नई औषधियों के खोज और हर्बल औषधियों के विकास के लिए का स्रोत है। बूस्ट बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी को बूस्ट करता है। एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी मतलब है यहाँ पर बायो इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, यानी यहाँ पर बायो में जो भी प्लांट वगैरह उसमें कुछ इंजीनियरिंग लगा करके, टेक्नोलॉजी लगा करके उसको और बेहतर बनाया जाता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च वगैरह में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि पक्का आना है, 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसको मैप्स कहते हैं, ये प्लांट यूज़ होते हैं थेरेपेटिक, इंडस्ट्रियल और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, उसको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये ना कि हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे अलग अलग पॉइंट्स हैं, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल का सोर्स यहाँ से मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन होता है इसका। एक्सपोर्ट अर्निंग का सोर्स है कि भैया हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। प्रमोशन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए भैया। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्रीमियरली यूज्ड फॉर, जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो प्रीमियरली यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? टिम्बर प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूमरीज एंड कॉस्मेटिक्स, यस। जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो मेनली फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, करेक्ट, हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मैप्स, यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी बाय, यानी कि जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है कैसे? इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारा नेशनल इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, नहीं। एक्सपोर्टिंग हर्बल ड्रग्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, यस, क्योंकि हम लोग कुछ हर्बल ड्रग्स और इसेंशियल ऑयल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, उससे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में कौन सा मेडिसिनल प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर ड्रग, यानी कार्डियोवास्कुलर ड्रग में कौन सा मेडिसिनल प्लांट यूज किया जाता है? रोल्फिया, मेंथा, एलोवेरा या तुलसी? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो हार्ट या ब्लड वेसल्स, तो रोल्फिया जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपको कवर कराया गया। एंड अब अगले क्लास में अगला क्वेश्चंस कराया जाएगा। में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, राइट अ नोट ऑन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, यानी प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्या होता है भाई प्रोबायोटिक्स, क्या होता है प्रीबायोटिक्स? क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स पर एक नोट लिखिए। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो प्रोबायोटिक्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। कह रहा प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट। ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यानी आप समझ सकते हो गुड बैक्टीरिया। मैं प्रोबायोटिक्स को याद रखने का तरीका बताता हूँ। गुड बैक्टीरिया, जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया ही हो, गुड माइक्रोब्स, आप सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया ईस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गुड माइक्रोब्स, ठीक है, अच्छे सूक्ष्म जीव। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जानते हो, दही, कर्ड खाए हो, कर्ड दही खाए होगे, दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए, इसीलिए इसको प्रोबायोटिक्स कह सकते हैं। तो आप जो भी इडली खाते हो, कर्ड खाते हो, डोसा का, इडली में भी ईस्ट होता है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं, कर्ड दही खाते हो तो इस सब में भी कुछ गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो उसी को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स
यानी प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, जो कि हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट्स, जब उसको एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो। यानी प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ देते हैं। ठीक है। दे आर यूजुअली बैक्टीरिया, दे आर यूजुअली क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बट सम ईस्ट ऑल्सो एक्ट एज प्रोबायोटिक्स। इसलिए मैंने बैक्टीरिया नहीं बोला था सिर्फ, ज़्यादातर तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं सूक्ष्मजीव के तौर पर, लेकिन हाँ कुछ ईस्ट भी है जो अच्छा होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, तो वो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ ईस्ट भी प्रोबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड लैक्टोबैसिलस, है ना, बिफिडोबैक्टीरियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके गट के हेल्थ के लिए यानी एलिमेंट्री कैनाल के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सामान्य प्रकारों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम शामिल हैं। ठीक है। हाँ, फंक्शंस एंड बेनिफिट्स, क्या इसके महत्वपूर्ण है, कार्य हैं, है ना। तो ये सबसे पहले देखो, प्रोबायोटिक्स आपने समझा क्या क्या होता है। प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जब आप इसको एडिक्वेट अमाउंट में, सही मतलब देखो सही मात्रा में खाओगे। एक कटोरी दही खाओगे तभी तो, अब हचड़ के दही पकड़ के लपेट दोगे, है ना, भर पेट दही अगर चीनी मार के घोल के पी जाओगे तो फिर तो जाहिर सी बात है दिक्कत करेगा। एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में। जनरली प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन कुछ ईस्ट भी हैं जो प्रोबायोटिक्स के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में कॉमन टाइप्स जो हैं आपके प्रोबायोटिक्स के, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरियम है, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। ये डाइजेस्टिव हेल्थ यानी पाचन स्वास्थ्य में मदद करता है। किसमें मदद करता है, आपके पाचन स्वास्थ्य में मदद करता है। मेंटेन गट बैक्टीरिया बैलेंस, यानी आंत में बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, आपके आंत में बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। इम्यून सपोर्ट करने का काम करता है, इन्हेंस इम्यून फंक्शन, यानी प्रतिरक्षी क्रिया या आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। मूड एंड मेंटल हेल्थ, अफेक्ट गट ब्रेन एक्सिस, यानी मूड और मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं मस्तिष्क संबंध को प्रभावित करते हैं। आंत मस्तिष्क संबंध को प्रभावित करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, यानी रिड्यूस इन्फेक्शन रिलेटेड डायरिया, यानी दस्त की रोकथाम में भी इस्तेमाल होते हैं, संक्रमण से होने वाले दस्त को भी कम करते हैं। ठीक है। हाँ, फूड सोर्सेज में जैसे क्या क्या फूड खाएंगे जिससे हमें प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं, तो फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि जिसको फर्मेंट किया जाता है, जैसे योगर्ट हो गया यानी दही हो गई, ईस्ट हो गया जिसको हम लोग कह सकते हो मतलब एक प्रकार का फंगस है, जैसे इडली वगैरह में ये ईस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। दही और खमीर जैसे किण्वन खाद्य पदार्थ, देखना दही भी रात भर छोड़ दिया जाता है फटने के लिए दूध को, तो उसमें रात जैसे दूध में गर्म दूध में हल्का सा गर्म दूध में दही डाल दिया जाता है, एंड उसके अंदर वो लैक्टोबैसिलस हल्का सा बैक्टीरिया दही के माध्यम से डालता है, और पूरे रात भर में वो एक रात दो रात में पूरी तरीके से बहुत सारा संख्या वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हो जाता है। वैसे ईस्ट है तो भाई इडली वगैरह जो बनता है तो वो कैसे बनता है, तो चावल के आटा को शायद घोल घाल करके उसको रात भर छोड़ा जाता है, तभी उसमें पफिनेस आती है। तो वही बताते हैं कि ऑल्सो अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी प्रोबायोटिक्स आते हैं जो कि अलग से सप्लीमेंट लिए जाते हैं। जैसे देखो ये प्रोबायोटिक फूड है और प्रीबायोटिक्स अभी आगे मैं पढ़ूंगा। प्रोबायोटिक फूड में जैसे आपके ईस्ट हो गए, योगर्ट हो गए, योगर्ट में जैसे आपका दही हो जाता है, कैफीर हो गया, खिमची हो गया, मीसो, इतना तो मैं भी नहीं जानता ये सब क्या क्या है। हाँ, योगर्ट मैं जानता हूँ। फूड दैट हैव बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर गट हेल्थ, ऐसे फूड जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हों, है ना, जो कि आपके गट के हेल्थ के लिए अच्छा हो। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, अब आप समझेंगे प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। एक्चुअली प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया है, मैंने क्या बताया, प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है सर, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है। चलो ठीक है, गुड बैक्टीरिया होता है। अब ये गुड बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए कुछ खाना चाहिए ना, हाँ, तो इसके खाना को प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जब प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा है, तो गुड बैक्टीरिया का खाना भी अच्छा होगा, तभी तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा आपके पेट में। यस, तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स। एक्चुअली जो आप खाने में फाइबर खाते हो ना, फाइबर, ये फाइबर्स आपके लिए कुछ भी ना एनर्जी प्रोवाइड करता है, नहीं कुछ ऐसा थोड़ी है कि ये एनर्जी बनाता है, नहीं, फाइबर्स वगैरह डाइजेस्ट होते ही नहीं है, नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया के लिए यही खाना है। ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स,
नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं दैट एक्ट एज अ फूड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो भी गुड बैक्टीरियाज हैं उसके लिए खाना बनता है, यही फाइबर्स। यानी प्रीबायोटिक्स गैर पचने योग्य फाइबर होते हैं जो लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट लाइव माइक्रोनियम्स, ये लाइव माइक्रोनियम्स लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बट प्रमोट ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया। लेकिन ये खुद आपका माइक्रोब्स नहीं होता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है क्योंकि उसका खाना है। ये जीवित नहीं होते हैं बल्कि अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए बढ़ाते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। यानी प्रीबायोटिक्स और नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स, जो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो कि एक्ट एज अ फूड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए फूड के तरीके से काम करता है, ठीक है। एंड याद रखना, दे आर नॉट लाइव ऑर्गेनिजम्स, ये लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बट प्रमोट ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, यानी गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग बात करते हैं, प्रोबायोटिक्स हो गया। अब इसके फंक्शंस एंड बेनिफिट्स यानी कार्य, अब इसके क्या होते हैं? प्रमोट गट हेल्थ, यानी आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करते हैं, ये आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हेंस मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिजों के अवशोषण को बढ़ाने का काम करते हैं। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देते हैं, यानी कि आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। यानी ये मिनरल एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है, इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आपके बेनिफिट्स क्या क्या हो गए? फंक्शन एंड बेनिफिट्स, प्रमोट गट हेल्थ, आपके गट के हेल्थ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इन्हेंस मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी आपके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, यानी इम्यून के फंक्शन यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने का काम करता है। कौन? ये प्रीबायोटिक्स, ठीक है। फूड सोर्स में क्या क्या है सर? तो फूड सोर्स में जैसे फाउंड इन इन्यूलिन, इन्यूलिन में पाया जाता है, ओलिगो फ्रक्टोज रेजिस्टेंट स्टार्च वगैरह में पाया जाता है। जैसे इन्यूलिन है, ओलिगो फ्रक्टोज है, प्रतिरोधी स्टार्च में पाए जाते हैं। सोर्स इंक्लूड सिकोरी रूट, गार्लिक, ओनियन, देखो गार्लिक में फाइबर्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, रेसा वगैरह। ओनियन, बनाना, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों में, दलहन वगैरह में, दाल वगैरह में पाया जाता है। स्रोत में सिकोरी रूट आते हैं, ठीक है, लहसुन आता है, प्याज आता है, केला, साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स, हाँ ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी मार्केट में अवेलेबल है जो प्रीबायोटिक्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं आपने समझ लिया। प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरियाज, क्या होते हैं? गुड बैक्टीरियाज, लिविंग माइक्रोनियम्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल, ये यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ईस्ट भी हो सकता है। कॉमन टाइप्स में है लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। फंक्शन एंड टाइप्स में बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है जो कि मेंटेन गट बैलेंस, गट बैक्टीरिया बैलेंस एंड इन्हेंस इम्यून फंक्शन। मूड एंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। डायरिया के प्रिवेंशन में भी मदद करता है। फूड सोर्स में आप देख लो योगर्ट, दही और आप की कहते हैं जो ईस्ट वगैरह होते हैं वो सब जरूरी है इसमें। एंड प्रीबायोटिक्स नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज यानी प्रोबायोटिक के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, ग्रोथ के लिए मदद करता है। यानी ये लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं है बल्कि ये उसके गुड बैक्टीरियाज के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चंस के आंसर करिए तो आपके शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन है आपका, प्रोबायोटिक्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्रोबायोटिक्स को बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? डेड माइक्रोयम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइव माइक्रोयम्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स। प्रोबायोटिक्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो प्रोबायोटिक्स आपका लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जीवित सूक्ष्म जीव होता है जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करता है, करेक्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जीनस फाउंड इन प्रोबायोटिक्स, इसमें से कौन से कॉमन जीनस हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स में पाए जाते हैं, बताओ भाई। इस्चेरिचिया, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स है। लैक्टोबैसिलस ये सब डिजीज कॉजिंग है, ये सब डिजीज कॉज करता है, ये सब बैक्टीरिया, सारा बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता है, कुछ ही बैक्टीरिया अच्छा होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, इसी की वजह से दही का स्वाद खट्टा भी होता है।
प्रोबायोटिक्स आर फाउंड नेचुरली इन, प्रोबायोटिक्स किस में पाया जाता है? फ्राइड फूड, भुंजे हुए खाने में, या फिर योगर्ट एंड ईस्ट, फ्रेश मीट या रिफाइंड शुगर। तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा योगर्ट एंड ईस्ट में पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स आर फाउंड मेनली नेचुरली इन योगर्ट एंड ईस्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स क्या हैं? चिकन, गार्लिक एंड ओनियन, बटर या फिश। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक के नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स क्या है? चिकन नहीं, तो प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स होते हैं गार्लिक एंड ओनियन। वेरी गुड, आंसर बी है ना, जो कि फाइबर्स इसमें मिलते हैं हमें। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 किसको किसको समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? तो एक बार कमेंट में दिल बना दो भाई अगर समझ में आ गया हो तो। अगर क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में दिल बना देना भाई सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ओके चलो, ओके अब है हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पक्का आएगा ये क्वेश्चन, एगो पक्का 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है सर? तो फाइटोकेमिकल का मतलब है, फाइटो मतलब होता है प्लांट और केमिकल मतलब रसायन, यानी प्लांट्स में पाए जाने वाले केमिकल, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल है उनका इन्वेस्टिगेशन करना है। तो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि अगर मान लो आप लोग पूरी कोग्नोसिया पढ़ चुके हो, मैंने एक प्लांट बताया था रोअल्फिया, RAUWOLFIA, रोअल्फिया है ना, मैंने बताया था। तो ये रोअल्फिया प्लांट में क्या पाया जाता है बताओ? तो रेजरपाइन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। हाँ सर पाया जाता है, अरे पाया जाता है। रोअल्फिया प्लांट बताया था ना, RAUWOLFIA, रोअल्फिया। रोअल्फिया में क्या पाया जाता है? रेजरपाइन नाम का केमिकल पाया जाता है। तो ये रेजरपाइन नाम का जो केमिकल है, ये जो रेजरपाइन नाम का केमिकल है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? समझ रहे बात को? तो वही चीज़ें होती है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। ये प्लांट्स के जो केमिकल हैं, वैसे आपके टर्पेन, जैसे हल्दी है ना, हल्दी होता है टर्मेरिक, उसमें क्या पाया जाता है? तो आपका उसमें पाया जाता है, ध्यान से उतर गया, करक्यूमिन। हाँ, उसमें क्या पाया जाता है? करक्यूमिन पाया जाता है। करेक्ट, हाँ। चलो तो शुरू करते हैं भाई। औषधियों के फाइटोकेमिकल जांच के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए ड्रग इज द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टडी करते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो भी क्रूड ड्रग है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रोअल्फिया, तो रोअल्फिया ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन सा केमिकल है एंड उसके अंदर के जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी स्टडी करेंगे प्रॉपर, तो उसको हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए ड्रग इज द प्रोसेस, प्रक्रिया है, यूज टू आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं। जरूरत किस चीज़ के लिए यूज होता है? आइडेंटिफाई एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके क्रूड ड्रग्स में, उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होता है। यानी फाइटोकेमिकल जांच वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे से प्राप्त कच्ची औषधियाँ यानी क्रूड ड्रग्स में मौजूद रासायनिक घटकों की पहचान और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रूड ड्रग्स में ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, फाइटोकेमिकल जांच वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे से प्राप्त कच्ची औषधियां क्रूड ड्रग्स को मौजूद रासायनिक घटकों की पहचान और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। यानी यह औषधि की गुणवत्ता,
प्योरिटी शुद्धता और चिकित्सीय मूल्य यानी थेरेपेटिक वैल्यू निर्धारित करने में सहायक होती है। यानी ये जब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इससे जो औषधि का यानी ड्रग्स का क्वालिटी, प्योरिटी और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू को निर्धारित करने में मदद करता है। यानी इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। ठीक है। दिस इन्वेस्टिगेशन इज मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटीज़। यानी ये जो दिस इन्वेस्टिगेशन है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। यानी जो भी उस प्लांट के अंदर एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि उसकी मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको डिटेक्ट करना होता है। ठीक है। हाँ, दिस इन्वेस्टिगेशन इज मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करना जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए। यानी इस जांच का मुख्य उद्देश्य है सक्रिय फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उपस्थिति का पता लगाना जो कि औषधीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, उद्देश्य और महत्व क्या है? टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग। यस भाई, ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन करता है। औषधि की गुणवत्ता और शुद्धता निर्धारित करना। टू एसेस द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, औषधि की चिकित्सीय मूल्य का आकलन करना। वेरी गुड। टू डिटेक्ट एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटी, यानी सक्रिय फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पहचान करना और औषधीय क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत बढ़िया। एंड फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन, अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है। फाइटोकेमिकल जांच में सम्मिलित चरण, जिसमें सबसे पहला चरण है कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन। यानी सबसे पहले हम प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे और उसको ऑथेंटिफाई करेंगे कि हाँ भैया ऑथेंटिक है कि नहीं प्लांट। ठीक है। द प्लांट मटेरियल इज प्रॉपरली कलेक्टेड, प्रॉपरली उसको कलेक्ट करेंगे एंड ऑथेंटिसिटेड, इंश्योर करेक्ट आइडेंटिटी। यानी पौधे की सामग्री को सही तरीके से संग्रहित किया जाता है और उसका सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण किया जाता है कि भैया हाँ सही पहचान सही है, भैया इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई कि हाँ भैया ये रोअल्फिया ही है। ये प्लांट कलेक्ट कर लिए, रोअल्फिया ले आना और उसके बाद उसको ऑथेंटिक कर लेना कि हाँ भैया ये ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। अब उस ड्रग को प्रिपेयर करेंगे ताकि उसकी क्या, कैसे प्रिपेयर, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो द कलेक्टेड ड्रग इज क्लीन्ड, उसको क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसका पाउडर बनाएंगे एंड स्टोर्ड प्रॉपरली फॉर फर्दर एनालिसिस, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए स्टोर कर लेंगे। यानी संग्रहित औषधि को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है एंड आगे के विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसका एक्सट्रैक्शन होता है यानी अर्कन होता है। द पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एल्कोहल, पेट्रोलियम, ईथर टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट, है ना। चलो भाई, तो पाउडर ड्रग, द पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट्स, सुटेबल सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल और पेट्रोलियम ईथर की कहते ईथर टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट। यानी पाउडर किए गए औषधीय पदार्थ को जल, अल्कोहल या पेट्रोलियम ईथर जैसे उपर्युक्त विलायकों के अर्कन किया जाता है। यानी उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई सॉल्वेंट लेंगे सुटेबल, चाहे वो पानी में डाल के उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर अल्कोहल में डाल के या पेट्रोलियम में, किसी में भी डाल के उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। दिस प्रोसेस गिव्स एक्सट्रैक्ट कंटिन्यूइंग एक्टिव कांस्टेंट, जिससे वो प्लांट का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो हम टी में से टेनिन निकालना चाहते हैं, उसका फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चाय पत्ती को हम क्या करेंगे, पानी में डाल के खौला देंगे, खौलाने से हमें टेनिन मिल जाएगा। अब वो एक्सट्रैक्ट जो मिल गया, कलर्ड फ्लूइड, कलर्ड लिक्विड जिसमें टेनिन है, वो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, एंड फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो जाएगा इसका इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से आपका किया जाता है। करना क्या है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक प्रोसेस है जिसमें दवा को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी की जाती है, क्रूड ड्रग्स की, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। यानी कि दवा की, है ना, ये हमें दवा की क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू में मदद करता है। ठीक है।
This investigation is mainly carried out to detect the presence of active constituents responsible for medicinal activity, यानी कि जो मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेनली जो भी उस दवा के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिटेक्ट करना होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इसके क्या महत्व है? ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स। यस, ड्रग्स की क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन करता है एंड उसके थेरेपेटिक वैल्यू का एक्सेस करता है कि हाँ भैया क्या उसका थेरेपेटिक वैल्यू है, क्या उसके शरीर पर इफेक्ट है, मेडिसिनल इफेक्ट है। टू डिटेक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटी, यानी उसके अंदर जो कौन से एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, सबसे पहला कलेक्शन और ऑथेंटिकेशन होता है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन होता है। फिर उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड एक्सट्रैक्शन करके उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इनका करके दिखाना है। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्वेश्चन है आपके, फाइटोकेमिकल्स आर, फाइटोकेमिकल क्या होते हैं बताओ? फाइटोकेमिकल्स आर आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, सिंथेटिक ड्रग्स, नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन द प्लांट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं सर? तो नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इन प्लांट्स, नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट्स, है ना। नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में नेचुरली पाया जाने वाला बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आंसर सी, बहुत बढ़िया। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है बायोएक्टिव कंपाउंड्स को, उसको क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स या एथनोबॉटनी। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोग बोल देंगे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता ही है कि भाई उसमें से जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करो और आइसोलेट करो, है ना, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को। फाइटोकेमिकल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, फाइटोकेमिकल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकिंग फर्टिलाइजर्स, क्या फर्टिलाइजर्स बनाने में? नहीं। इनहेंसिंग प्लांट अरोमा ओनली, प्लांट के अरोमा को बढ़ाने में, खुशबू बढ़ाने में? ऐसा भी नहीं है लेकिन सिर्फ यही नहीं है। इंक्रीजिंग ऑयल न्यूट्रिशन नहीं। थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, वेरी गुड। जो फाइटोकेमिकल्स हैं उस प्लांट के थेरेपेटिक इफेक्ट को दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट में। ठीक है, दैट्स ऑल।